आज मैं आपके लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं विज्ञान यानी साइंस से पूछे जाते हैं। तो मैंने आपके लिए इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा। जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, हम विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बोलते हैं, और यांत्रिक ऊर्जा को हम मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया कि विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फ्रेंड्स विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कैसे बदलता है। एग्जांपल के लिए फ्रेंड्स हमारे घरों में जो पंखा लगा होता है, ठीक है, पंखा होता है, ठीक है, पंखे में जब आप विद्युत एनर्जी देते हो, मतलब कि विद्युत ऊर्जा देते हो फ्रेंड्स, ये घूमता है, ठीक है। यानी फ्रेंड्स इस घूमने को ना हम यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। मतलब कि हमने पंखे को विद्युत ऊर्जा दिया और ये घूम गया, ठीक है, घूमने से फ्रेंड्स ये यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था और इम्पॉर्टेंट है। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डायनोमो होता है, ठीक है, डायनोमो को फ्रेंड्स हम जनरेटर भी बोलते हैं। डायनोमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि जो डायनोमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनमो, ठीक है। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लाउड स्पीकर होता है वो किसको किस में बदलता है? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा लाउड स्पीकर विद्युत एनर्जी को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा मोबाइल फोन होता है, ठीक है, इसके नीचे एक माइक्रोफोन लगा होता है। आपसे पूछा जाता है कि जो माइक्रोफोन होता है वो किसको किस में बदलता है? तो आपका आंसर होगा माइक्रोफोन जो होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एग्जाम्पल के फ्रेंड्स आपका जो मोबाइल फोन के नीचे माइक्रोफोन होता है, आप कुछ भी बोलते हो वो तो ध्वनि की फॉर्म में होता है। यानी कि उसने क्या किया, माइक्रोफोन ने आपकी ध्वनि ऊर्जा को वो क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेडियो सक्रिय किरणों का माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी गीगर मूलर काउंटर। गीगर मूलर काउंटर को हम जीएम काउंटर भी बोलते हैं। इसके द्वारा रेडियो सक्रिय किरणों का माप किया जाता है। या आप बोल सकते हो फ्रेंड्स जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव रेज होते हैं, उसका माप जो होता है वो गीगर मूलर काउंटर के द्वारा किया जाता है। और फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि रेडियो सक्रिय किरणों का माप हम गीगर मूलर काउंटर से करते हैं। आपसे पूछा जाता है कि जो रेडियो धर्मिता होता है वो क्या होता है? तो फ्रेंड्स रेडियो धर्मिता क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। इसमें अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल निकलते हैं। अल्फा पे फ्रेंड्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि प्लस का साइन होता है। बीटा पे फ्रेंड्स होता है माइनस का साइन, और गामा के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उस पर कौन सा चार्ज होगा? प्लस का चार्ज होगा। बीटा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस का चार्ज होता है। गामा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होता है? कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। आपसे रेडियो एक्टिविटी की यूनिट पूछी जाती है। रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है क्यूरी, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है क्यूरी। और फ्रेंड्स जो रेडियो धर्मिता होती है उसकी एक यूनिट और भी होती है, वो होता है बैक्यूरल, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। क्यूरी और बैक्यूरल जो है ये रेडियो धर्मिता की यूनिट होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जब सूर्य अस्त होता है तब लाल क्यों दिखता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी प्रकिरणन के कारण। प्रकिरणन को हम स्कैटरिंग भी बोलते हैं। स्कैटरिंग के कारण जब भी सूर्य अस्त होता है वो हमें लाल रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विडाल टेस्ट किस रोग का पता करने के लिए किया जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी टाइफाइड। टाइफाइड रोग का पता करने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विडाल टेस्ट को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, विडाल टेस्ट, और इसका प्रयोग टाइफाइड के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टाइफाइड बीमारी होती है किया जाता है। फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टाइफाइड बीमारी होती है इससे शरीर का कौन सा अंग जो होता है वो प्रभावित होता है? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा आंत। जो आंत वाला आंत होता है ये हमारे शरीर का प्रभावित होता है जब किसी भी इंसान को टाइफाइड बीमारी होती है, ठीक है। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एलाइजा टेस्ट होता है वो किस बीमारी का पता करने के लिए होता है? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा एड्स बीमारी पता करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी? सही आंसर इसका ऑप्शन सी गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज करी थी। फ्रेंड्स ये सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन
प्रोटॉन से जुड़े कुछ और भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं फ्रेंड्स। आपसे पूछा जाता है कि जो प्रोटॉन होता है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है। फ्रेंड्स प्रोटॉन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि प्लस का चार्ज होता है। आपसे फ्रेंड्स प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछा जाता है। फ्रेंड्स प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, ठीक है, किलोग्राम। मतलब जो प्रोटॉन होता है उसका जो वजन होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, ठीक है। आपसे फ्रेंड्स प्रोटॉन का जो आवेश होता है, यानी प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, तो फ्रेंड्स प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। ये भी फ्रेंड्स आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स ये तो बात होगी प्रोटॉन की। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फ्रेंड्स माइनस वाला चार्ज होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है फ्रेंड्स उसकी वैल्यू होती है, जैसे मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है वहाँ पे आप लिख दो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। आपसे पूछा जाता है कि जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में फ्रेंड्स कोई भी चार्ज नहीं होता। ये भी आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैंसर के उपचार में किस रेडियो सक्रिय तत्व का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 रेडियो सक्रिय तत्व का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। फ्रेंड्स ये जो कोबाल्ट है इसका सिंबल CO होता है, ठीक है। और इसका जो फ्रेंड्स परमाणु क्रमांक होता है वो 27 होता है। और फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताया कोबाल्ट 60 इसका प्रयोग होता है कैंसर के उपचार में। फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो पेस मेकर होता है, फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि हृदय की गति को मेंटेन करने के लिए पेस मेकर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि जो पेस मेकर होता है इसमें कौन सा रेडियो तत्व यूज होता है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा प्लूटोनियम 238। आपको याद रखना है प्लूटोनियम 238 का प्रयोग किया जाता है पेस मेकर में। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंखों की बीमारी जिसे कि हम दृष्टि वैषम्य और अम्बिन्दुकता और एस्टिमैटिज्म के नाम से भी जानते हैं को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाता है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी सिलिंड्रिकल लेंस। सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करके जो आंखों की बीमारी होती है जिसका नाम है दृष्टि वैषम्य, इसको हम अबिन्दुकता के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में एस्टिमैटिज्म भी बोलते हैं, को ठीक किया जाता है सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स ये जो दृष्टि वैषम्य या अबिन्दुकता बीमारी होती है एक ऐसी बीमारी है आंखों की कि अगर किसी भी इंसान को बीमारी होती है फ्रेंड्स कोई भी चीज़ जो होगी ना वो धुंधली नजर आएगी, मतलब ब्लर नजर आएगा इस बीमारी में, ठीक है। लेकिन इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है अगर उस इंसान को सिलिंड्रिकल लेंस का चश्मा दे तो, ठीक है। फ्रेंड्स ये तो बात हो गई हमारी दृष्टि वैषम्य की और या बोल सकते हो अबिन्दुकता की। और भी फ्रेंड्स आंखों की बीमारी होती है, एक आंखों की बीमारी होती है मायोपिया, वैषम्य की और या बोल सकते हो अबिन्दुकता की। और भी फ्रेंड्स आंखों की बीमारी होती है, एक आंखों की बीमारी होती है मायोपिया, ठीक है। मायोपिया को फ्रेंड्स हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं मायोपिया की। फ्रेंड्स ये भी आंखों की बीमारी होती है। इस बीमारी में क्या होता है, अगर किसी इंसान को बीमारी होगी तो उसे पास की चीज़ दिखाई देगी लेकिन दूर की चीज़ दिखाई नहीं देगी। फिर से बता देता हूँ, जो मायोपिया बीमारी है जिसे कि हम निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं, इस बीमारी में किसी भी इंसान को पास की चीज़ दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज़ दिखाई नहीं देती। इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। कैसे ठीक किया जाएगा फ्रेंड्स, कनकेव लेंस का चश्मा दिया जाता है, ठीक है। कनकेव लेंस का चश्मा दिया जाता है। और फ्रेंड्स हम कनकेव लेंस को अवतल लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अवतल लेंस भी बोलते हैं कनकेव लेंस को, ठीक है। मैंने आपको बताया निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें अवतल लेंस का चश्मा दें तो ठीक हो जाता है। फ्रेंड्स एक बीमारी होती है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। इसे हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में फ्रेंड्स क्या होता है, किसी बीमारी को अगर ये बीमारी किसी भी इंसान को बीमारी होती है उसे पास की चीज़ दिखाई नहीं देती लेकिन दूर की चीज़ दिखाई देती है दूर दृष्टि दोष में। फिर से बताता हूँ, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि पास की चीज़ें उसे दिखाई नहीं देंगी लेकिन दूर की चीज़ दिखाई देगी दूर दृष्टि दोष में। इसको फ्रेंड्स ठीक किया जाता है अगर उस इंसान को उत्तल लेंस का चश्मा दे तो, यानी कि कन्वेक्स लेंस वाला चश्मा दें तो बीमारी ठीक हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फिर जितना भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने प्रतिशत पाया जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 0%। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो जर्मन सिल्वर लिखा है, ठीक है। सिल्वर को हम चांदी भी बोलते हैं। तो आपसे पूछा गया कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना पाया जाता है, तो फ्रेंड्स आप तो ये सोचोगे कि जर्मन सिल्वर की बात हो रही है इसमें सिल्वर तो जरूर होगा, लेकिन ध्यान रखना है आपने कि जर्मन सिल्वर में बिल्कुल भी सिल्वर नहीं पाया जाता। मतलब सिल्वर जो होता है वो 0% होता है, प्लस इसका नाम है जर्मन सिल्वर। तो फ्रेंड्स अब आपको ये पता होना चाहिए कि जर्मन सिल्वर में पाया क्या जाता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉपर जिसका सिंबल Cu होता है। दूसरा होता है जिंक, जिंक जिसको कि हम जस्ता भी बोलते हैं और इसका सिंबल Zn होता है। और तीसरा होता है
इसमें निकल। ठीक है, ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं जर्मन सिल्वर में। लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर से बता देता हूँ, कॉपर, जिंक और निकल। कॉपर जो होता है फ्रेंड्स में 60% पाया जाता है, जो जिंक होता है फ्रेंड्स वो 20% पाया जाता है, और निकल जो होता है वो भी 20% पाया जाता है जर्मन सिल्वर में। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि जर्मन सिल्वर में बिल्कुल भी सिल्वर नहीं पाया जाता, बस इसका नाम ही जर्मन सिल्वर है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जब आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, एक बार फिर से रिवीजन करवा दूंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। सभी क्वेश्चन मैंने आपके लिए एक अच्छे लेवल के लिए हैं, थोड़े डिफिकल्ट है लेकिन एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। और लास्ट में मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट भी रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विद्युत धारा जिसे कि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बोलते हैं का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, एम्पेयर। एम्पेयर जो होता है ये विद्युत धारा का एसआई पद्धति में मात्रक होता है। फ्रेंड्स ये जो विद्युत धारा होता है, मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट को फ्रेंड्स हमेशा हम आई से लिखते हैं। ठीक है, एक फ्रेंड्स रिलेशन होता है V = IR। ठीक है, इसमें जो I होता है फ्रेंड्स वो विद्युत धारा होता है, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स एक R है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। आपसे फ्रेंड्स ये जो प्रतिरोध है यानी रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट पूछी जाती है, तो फ्रेंड्स इसकी यूनिट होती है ओम। ठीक है, यहाँ पे देता हूँ, ओम इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में लिखते हैं हम इसको इस तरह से, ओम। और फिर इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूटन की गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, प्रथम नियम। न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं आपको ये समझाता हूँ कि जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है वो है क्या। न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो कहता है यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि एक समान चाल में सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई भी बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। ठीक है, ये होता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, और इसी को हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, या बोल सकते हो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। यहाँ पे लेता हूँ, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ मैं आपको कि जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर कोई भी इंसान है, अगर वो पत्थर के ऊपर कोई पत्थर पड़ा है, उस पर लात मारता है, उसके पैरों में चोट लग जाती है, तो वो किस कारण से लगता है? तो फ्रेंड्स आपका होगा जो न्यूटन का जो लॉ ऑफ इनर्शिया जो है इसके कारण। फ्रेंड्स इसके पीछे साइंस क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। इस कारण से फ्रेंड्स क्या होता है, जब कोई भी इंसान पत्थर पे लात मारता है उसे चोट लगती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी भी कोई इंसान अगर बस में बैठा है, ठीक है, बस में बैठा है और बस वाला जब ब्रेक मारता है वो आगे की तरफ क्यों होता है? तो फ्रेंड्स उसके पीछे भी लॉ ऑफ इनर्शिया है, या बोल सकते हो जड़त्व का नियम है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये, रेडियो सक्रियता जिसे कि हम रेडियो एक्टिविटी भी बोलते हैं की खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, हेनरी बैक्यूरेल। हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो सक्रियता या बोल सकते हो रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपरी बताया था कि जो रेडियो एक्टिविटी होता है यानी रेडियो सक्रियता होता है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स निकलते हैं। अल्फा पार्टिकल फ्रेंड्स पॉजिटिव चार्ज होता है, मैंने आपको ऊपर बताया था, बीटा पे नेगेटिव चार्ज होता है और गामा के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है बैक्यूरेल और क्यूरी, 2 यूनिट होती है इसकी। ठीक है, बैक्यूरेल और क्यूरी जो है ये रेडियो सक्रियता की यानी रेडियो एक्टिविटी की यूनिट्स होती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एंटोनी लेविजियर। एंटोनी लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है, यानी केमिस्ट्री का जनक माना जाता है एंटोनी लेवोजियर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण का केंद्र क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, पर्णहरित। पर्णहरित को हम क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण को हम फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेंड्स फोटोसिंथेसिस होता है क्या, यानी प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण फ्रेंड्स एक प्रक्रिया होता है जिसमें कि जो
पौधे होते हैं, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं सूर्य की प्रेजेंस में, मतलब सूर्य की मौजूदगी में जो पेड़ पौधे होते हैं अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। इसी को हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण का एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर देखो 6CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। 6CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O होता है वाटर, ठीक है। ये रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का। फ्रेंड्स इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आएगा हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ 6CO2 जो कि हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, 6H2O जो कि हम वाटर बोलते हैं। ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है, ठीक है, और सूर्य की मौजूदगी में होता है फ्रेंड्स हमेशा ये। इसमें जो फ्रेंड्स हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा हमें ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। फ्रेंड इसीलिए कहते हैं फ्रेंड, देखो दिन के टाइम जब सूरज होता है तो फ्रेंड जो पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन निकालते हैं ना, यहाँ पे जो फ्रेंड ऑक्सीजन निकला है 6O2 निकला है, ये वो इसी तरह से निकलता है कि क्या करते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है, और ये ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन है, ठीक है। फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की क्यों होती हैं? क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है वो हरे रंग की होती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मनुष्य का खून लाल रंग का होता है वो किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। भू-स्थिर उपग्रह जिसे कि हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी बोलते हैं कि पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी होती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर दूर है भू-स्थिर उपग्रह जिसे कि हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी बोलते हैं। फ्रेंड्स ये 36,000 किलोमीटर जो मैंने लिखा है ना, ये हमने राउंड ऑफ में लिखा है, वैसे जो एक्चुअल होता है वो होता है 35,786 किलोमीटर। ये आपको दोनों वैल्यू याद करनी है क्योंकि एग्जाम में अलग अलग बार देके पूछा गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स ये उपग्रह क्या होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको चीज़ समझाता हूँ कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ जो फ्रेंड्स चक्कर लगाती है ना उसको हम उपग्रह बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा क्या है? एक नेचुरल उपग्रह है या बोल सकते हो प्राकृतिक उपग्रह है। ये हमारे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। वैसे फ्रेंड्स कोई भी जो उपग्रह होता है ना वो बस पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसी को हम उपग्रह बोलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स बात हुई थी भू-स्थिर उपग्रह की, ठीक है, मैंने आपको बताया 35,786 किलोमीटर दूर है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या पूछा जाता है आपसे कि अगर ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, अगर ये हमारा पृथ्वी है यहाँ पर और ये अगर भू-स्थिर उपग्रह है, इसका जो फ्रेंड्स फेस है ना वो हमेशा पृथ्वी की तरफ ही क्यों रहता है? तो फ्रेंड्स आपने ये ध्यान रखना है कि इसकी जो फ्रेंड्स स्पीड है घूमने की अपने एक्सिस पे, ठीक है, मतलब ये जो अपने कक्ष पे घूमता है ये स्पीड और ये जो फ्रेंड्स इसकी चारों तरफ घूम रहा है, मतलब ये जो उपग्रह है जो पृथ्वी चारों तरफ घूम रहा है, दोनों की स्पीड बराबर है। इसलिए फ्रेंड्स दोनों का जो फेस होता है ना वो हमेशा एक तरफ रहता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ फ्रेंड्स, आप सोचना इस बात को कैसे। मैं कहता हूँ फ्रेंड्स आप खड़े हो, ये ठीक है, ये आप खड़े हो, ठीक है, ये आप खड़े हो और समझ लो फ्रेंड्स ये है पृथ्वी और सामने ही आपका फ्रेंड खड़ा है कोई, ठीक है, फ्रेंड खड़ा है। आप ये मान लो कि ये है भू-स्थिर उपग्रह, ठीक है। आप अपने मतलब कि अक्ष पे घूम रहे हो इस तरह से, ठीक है। अब जिस गति से आप घूम रहे हो, ठीक है, अगर ये इंसान भी उतनी ही गति से घूमेगा तो क्या आप दोनों का फेस एक तरफ ही रहेगा ना? तो यही कंसेप्ट यूज होता है इसमें। इसलिए जो भू-स्थिर उपग्रह होता है उसका फेस हमेशा पृथ्वी के तरफ ही होता है क्योंकि दोनों की जो फ्रेंड स्पीड है घूमने की वो बराबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। गैस से भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से फोड़ना आसान क्यों होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए सुई अधिक दाब डालती है। इसका मतलब ये हुआ फिर जो सुई होती है ना वो ज़्यादा प्रेशर डालती है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं सपोज करो ये गुब्बारा है, ठीक है, ये गुब्बारा है, ठीक है। आप जब इस पे नाखून लगाते हो, आपका नाखून कैसा होता है फ्रेंड्स? नाखून आपका ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे होता है ना। लेकिन फ्रेंड्स ये ना गुब्बारा फटता नहीं है, लेकिन जब भी आप इस पर सुई लगाते हो तो ये गुब्बारा फट जाता है। तो इसका कारण क्या होता है? जो सुई होता है वो अधिक दाब डालता है, ठीक है। अगर जिस इंसान ने साइंस नहीं पढ़ी होगी वो तो ये बोलेगा कि जो सुई होता है वो तीखा होता है, लेकिन साइंस में ये इसका आंसर नहीं होता। साइंस में इसका आंसर होता है कि सुई अधिक दाब डालती है। इसके वजह फ्रेंड्स कंसेप्ट क्या होता है ये आपने ध्यान रखना है कि जो दाब होता है, ठीक
ठीक है, दाब जो होता है जिसको कि हम प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है, दाब जो होता है उसको प्रेशर भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि फ्रेंड्स ये जो एरिया है ना ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जितना ज़्यादा छोटा एरिया होगा, ध्यान सुनना, जितना छोटा एरिया, जितना कम एरिया होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो फ्रेंड्स आप ये देख रहे हो कि जो सुई है इसका एरिया बहुत ही कम है ना, और ये जो नाखून है इसका एरिया कितना ज़्यादा है। तो मैंने आपको बताया कि जितना छोटा एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा, तो इसीलिए फ्रेंड जो सुई होता है ना वो जल्दी गुब्बारे को फोड़ देता है, ठीक है। और ये जो नाखून है इसका आप देखो एरिया कितना बड़ा है, ठीक है, तो इसलिए जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही कम दाब लगेगा। तो ये कंसेप्ट इसमें यूज़ हो रहा है, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। यहाँ पे लेता हूँ P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। P क्या होता है, प्रेशर यानी दाब होता है, A क्या होता है, एरिया होता है, F होता है फोर्स, ठीक है। दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए निम्न दाब। जो बादल होते हैं उनका जो दाब होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब उनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, इस कारण से फ्रेंड्स वो वायुमंडल में तैरते रहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके बाद जो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या पर क्या असर पड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन ए संख्याएं जो होती हैं बढ़ जाती है। क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा ये था कि कभी भी अगर आप ऊंचाइयों पे जाओगे या पहाड़ के ऊपर जाओगे, जो आपका आरबीसी होगा, मतलब जो आपका रेड ब्लड सेल होगा या रेड ब्लड कॉर्पस्यूल जैसे कि हम लाल रुधिर कणिकाएं भी बोलते हैं, उस पर क्या असर होगा? आरबीसी की जो संख्याएं होंगी वो हमेशा बढ़ जाती हैं, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है आरबीसी की। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया जब भी आप ऊंचाइयों पे जाओगे जो आपकी संख्या है आरबीसी की वो बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, यानी दोनों ऑप्शन सही हैं। ज़्यादातर आपको एग्जाम में मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि वायु से हल्की होती है, लेकिन एक रीज़न और भी होता है कि जो हीलियम होता है ना वो आग नहीं पकड़ता, ठीक है। मैं आपको भी चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, वायु से हल्की होती है, ज़्यादातर आपको एग्जाम में सिर्फ यही ऑप्शन मिलेगा, लेकिन कभी कभी पेपर टफ करने के लिए फ्रेंड्स ये भी डाल देते हैं कि हीलियम आग नहीं पकड़ता। कैसे? देखो मैंने आपको बताया कि हीलियम गैस को हम गुब्बारे में भरते हैं क्योंकि ये वायु से हल्की होती है, ठीक है। ये तो रीज़न हो गया। एक है कि हीलियम आग नहीं पकड़ता। क्यों नहीं पकड़ता फ्रेंड? देखो हीलियम ना, मैंने आपको बताया हीलियम हल्की गैस होती है, लेकिन फ्रेंड जो हाइड्रोजन गैस होती है ना वो भी हीलियम की तरह हल्की होती है, लेकिन हम जो हाइड्रोजन गैस है इसे गुब्बारे में नहीं भरते। गुब्बारे में हम इसलिए नहीं भरते क्योंकि फ्रेंड ये जो हाइड्रोजन गैस है ये ज़्यादा तापमान पर आग पकड़ लेता है, लेकिन जो हीलियम होता है ना फ्रेंड्स ये आग नहीं पकड़ता। इसलिए हमेशा हम जो है हीलियम को मिक्स करते हैं गुब्बारे में। फिर जो पैराशूट होता है ना, पैराशूट में भी हम हाइड्रोजन नहीं डालते क्योंकि हाइड्रोजन क्या होगा, वो आग पकड़ लेगा, लेकिन हीलियम आग नहीं पकड़ता, इसलिए हम गुब्बारे या पैराशूट में हीलियम गैस को मिलाते हैं, ठीक है। क्योंकि हीलियम जो है इनर्ट गैस है। और फ्रेंड्स ये जो हीलियम है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ना फ्रेंड्स वो 2 होता है, और हीलियम का जो फ्रेंड्स सिंबल होता है वो H ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सौर ऊर्जा किस अभिक्रिया द्वारा बनता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स सही आंसर इसका नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन द्वारा जो सौर ऊर्जा होता है वो बनता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन हमारा ये था कि जो हमारा सूरज होता है उस पर जो फ्रेंड्स एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा। नाभिकीय संलयन को फ्रेंड्स हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं हम नाभिकीय संलयन रिएक्शन को, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं ना मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिसको कि हम नाभिकीय संलयन बोलते हैं, जिसके द्वारा जो सूरज होता है यानी जो हमारा सूर्य होता है उसके ऊपर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी सौर ऊर्जा जो प्रोड्यूस होती है वो नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। एक होता है फ्रेंड्स नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन को हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। बस फ्रेंड्स स्पेलिंग में थोड़ी चेंजमेंट है। न्यूक्लियर फ्यूजन इसकी स्पेलिंग होती है FISSION, और जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिसको कि हम संलयन बोलते हैं ये होता है FUSION, ठीक है। दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर सौर ऊर्जा की बात करेंगे तो हमेशा नाभिकीय संलयन होगा, और आपसे पूछा जाएगा कि जो परमाणु बम
होता है, ठीक है, परमाणु बम होता है, उस पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा न्यूक्लियर फिजन, या बोल सकते हो न्यूक्लियर विखंडन, नाभिकीय विखंडन होता है परमाणु बम में, ठीक है। परमाणु बम में हम फ्रेंड्स यूरेनियम यूज़ करते हैं, ठीक है। यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक 92 होता है और मास नंबर 238 होता है। इसमें फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को हिट करते हैं यूरेनियम में। इससे फ्रेंड्स क्या होगा कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और न्यूक्लियर रिएक्शन को, यानी कि जो परमाणु बम होता है फ्रेंड्स, ठीक है, उसे हम चेन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए ठोस में, यानी जो सॉलिड होता है उसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, ठीक है। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में पता है क्या क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि आपको बोलेंगे कि निम्न में से ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होगी। आपको ऑप्शन दे देंगे स्टील, ठीक है, एक ऑप्शन दे देंगे आपको पानी, तीसरा ऑप्शन आपको दे देंगे हवा। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा स्टील, क्योंकि स्टील जो है सॉलिड है या बोल सकते हो ठोस है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के। फ्रेंड्स जो हमारा सॉलिड होता है ना, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं, इस कारण से जो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, या आप सॉलिड बोल सकते हो सॉलिड में होती है। एक एग्जांपल देता हूँ, वैसे आपने देखा होगा जो गांव में छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो ट्रेन की पटरियों पे अपने कान लगा के सुनते हैं कि ट्रेन आने वाली है या नहीं। ट्रेन जो होती है ना फ्रेंड्स काफ़ी दूर होती है, लेकिन उनको पता लग जाता है कि ट्रेन आने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स जो ट्रेन जब चलती है उससे जो फ्रेंड ध्वनि प्रोड्यूस होती है ना वो काफ़ी दूर तक सुनाई देती है, क्योंकि ये जो पटरियाँ होती है ना ये ठोस होती हैं, मतलब लोहे की बनी होती है। इस कारण से जो ध्वनि की चाल होती है सबसे ज़्यादा होती है ठोस में, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 20 क्वेश्चन करवाए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको सभी क्वेश्चन एक बार रिवीजन करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएँ और याद हो जाए। फ्रेंड्स सबसे बेहतरीन तरीका होता है पढ़ने का कि पहले आप पढ़ो, उसके बाद आप रिवीजन करो, तो मैं आपको उसी बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन पहले क्वेश्चन से। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परावर्तित करता है? आंसर इसका यांत्रिक ऊर्जा, इसे हम मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं। अगला है हमारा, रेडियो सक्रिय किरणों का माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है? आंसर है गीगर मूलर काउंटर। अगला है हमारा, जब सूर्य अस्त होता है तब लाल क्यों दिखता है? आंसर है प्रकीर्णन के कारण। अगला है हमारा, विडाल टेस्ट किस रोग का पता करने के लिए किया जाता है? आंसर है टाइफाइड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आंसर इसका गोल्डस्टीन वैज्ञानिक ने करी थी। फ्रेंड्स ऊपर जो मैंने क्वेश्चन करवाया था वो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं करवाया, ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था ना कि रेडियो सक्रिय किरणों का माप हम गीगर मिलर काउंटर द्वारा करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स एक हाइग्रोमीटर आया था, ठीक है। हाइग्रोमीटर जो होता है ना फ्रेंड्स, इससे हम वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं, ठीक है। फेदोमीटर से फ्रेंड्स हम समुद्र की गहराई मापते हैं, और एनीमोमीटर से हम, ये आपने ध्यान रखना है, हवा की गति को मापते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम रिवीजन करते हैं जो रह गया क्वेश्चन। कैंसर के उपचार में किस रेडियो सक्रिय तत्व का प्रयोग किया जाता है? आंसर है कोबाल्ट 60। आँखों की बीमारी दृष्टि वैषम्य, जिसे कि अबिंदुकता या एस्टिमेटिज्म भी कहते हैं, को किस लेंस का प्रयोग कर ठीक किया जाता है? आंसर है सिलिंड्रिकल लेंस। जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने प्रतिशत पाया जाता है? आंसर है 0%। विद्युत धारा का एसआई पद्धति में मात्रा क्या होता है? आंसर है एम्पेयर होता है। न्यूटन की गति के किस नियम को जड़ता का नियम भी कहते हैं? आंसर है प्रथम नियम। रेडियो सक्रियता रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आंसर है हेनरी बैक्यूरेल। रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आंसर है एंटोनी लैवोजियर। प्रकाश संश्लेषण का केंद्र क्या होता है? आंसर है पर्णहरित, या बोल सकते हो क्लोरोप्लास्ट। भू स्थिर उपग्रह, जिसे कि हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी बोलते हैं, कि पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी होती है? आंसर 36,000 किलोमीटर। गैस से भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से फोड़ना आसान क्यों होता है? आंसर है सुई अधिक दाब डालती है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? आंसर है निम्न घनत्व के कारण। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या पर क्या असर होता है? आंसर है संख्याएं बढ़ जाती हैं। हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? आंसर है वायु से हल्की होती है और हीलियम आग नहीं पकड़ता है। दो कारण होते हैं। सूर्य ऊर्जा किस अभिक्रिया द्वारा बनते हैं? आंसर है नाभिकीय संलयन, और इसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी बोलते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? आंसर है ठोस में होती है।
फ्रेंड्स मैंने आपको ये 20 क्वेश्चन करवाए मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद 20 क्वेश्चन रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। अब फ्रेंड्स मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट रखा है। फ्रेंड्स टेस्ट बहुत ही अलग तरीके का है। सही जवाब जो होगा सिर्फ आपने अपने दिमाग में सोचना है, मतलब कहीं पर लिखना नहीं है, ना ही आपने मुझे कमेंट करके बताना है। बस आपने दिमाग में सोचना है कि सही जवाब क्या होगा और आपने मुझे अपना स्कोर बताना है कि 10 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स आपने कमेंट करके मुझे जरूर बताना, आपने अपना मार्क्स जरूर बताना है कि 10 में से कितने आए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फर्स्ट है हमारा, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, सही जवाब आपने अपने दिमाग में सोचना है। नेक्स्ट है हमारा, रेडियो सक्रिय किरणों का माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है। 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। जब सूर्य अस्त होता है तब लाल क्यों दिखता है। विडाल टेस्ट, इसको हम वाइडल टेस्ट भी बोलते हैं, किस रोग का पता करने के लिए किया जाता है। सही जवाब आपने अपने दिमाग में सोचना है। प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी। कैंसर के उपचार में किस रेडियो सक्रिय तत्व का प्रयोग किया जाता है। आंखों की बीमारी दृष्टि वैषम्य, जिसे कि अमिदुकता या एस्टिमैग्मेटिज्म भी बोलते हैं, को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने प्रतिशत पाया जाता है। विद्युत धारा का एसआई पद्धति में मात्रा क्या होता है। आखिरी क्वेश्चन है टेस्ट का, न्यूटन की गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए, उसके बाद 20 क्वेश्चन रिवीजन भी करवा दिया, 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करता हूँ मैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिए। और आपका इस टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं 10 में से, ये आपने मुझे जरूर बताना है। कमेंट करके वीडियो कैसी लगी ये भी आपने जरूर बताना है। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई तो फ्रेंड्स कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। और